हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। आपके सिलेबस में ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा अकाउंट्स के पेपर में। एक हमने किया गुडविल शेयर्स वाला पार्ट और उसके बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पास्ट पेपर्स की बात करें, एवरी टाइम इसमें से एक सम आया है जो अप्रोक्सीमेट वेटेज 7-8 मार्क का रखता था पहले। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है राइट, उसका तो हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं, बट आप कम से कम 5 to 6 मार्क्स इसके कंफर्म पकड़ लीजिए। राइट, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 मिनिमम 8 मैक्सिमम। चलो, तो इसके बारे में देखते हैं। छोटा चैप्टर है राइट, बिकॉज उसमें तो क्या बहुत सारे चैप्टर्स थे, गुड विशेस कंबाइन था तो ज्यादा टाइम लग गया। इसमें देखते हैं सर, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर एक चीज में 2-3 बार रिपीट करूंगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पहला तो सबसे मतलब है, इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है सर। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन करना, टू पुट टुगेदर, राइट, टू पुट टुगेदर, कंबाइन करना है। मेन कंबाइन याद रखो, कॉम्बिनेशन तो ज्यादा इजी रहेगा। जो अलग अलग जगह पे फैला हुआ है उसको कंबाइन कर देना है। सपोज मेरे पास 2 कैरी बैग है, 2 कैरी बैग है मेरे पास, दोनों हाफ हाफ भरा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, 2 बैग को कैरी करने के बदले इसका सामान इसके अंदर लोड कर दिया, राइट। तो 2 का 1 कैरी बैग बना दिया मैंने। तो मैंने क्या, कंसोलिडेशन ऑफ कैरी बैग, मतलब सामान को एक थैले में रख दिया मैंने, एक बैग में रख दिया, ताकि मुझे 2 बैग कैरी ना करना पड़े, मैं एक ही बैग कैरी करूं। राइट, दैट इज कंसोलिडेशन हो गया मेरा। 2 बैच बैठे हुए हैं, राइट, 2 बैच बैठे हुए हैं, राइट, कम कम साइज के 2 बैच है, तो हमने उसको एक बैच में कंबाइन कर दिया, सारे बच्चों को एक साथ बिठा दिया। कंसोलिडेशन ऑफ बैचेस, राइट। तो कंसोलिडेशन मतलब क्या करना है आपको, कंबाइन करना है। कंसोलिडेशन मतलब क्या करना है, कंबाइन करना है। यहाँ पे किसको कंबाइन करना है सर, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। किसको कंबाइन करना है, अकाउंट्स को कंबाइन करना। भी अकाउंट्स का मतलब समझना है, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट समझो एंड प्रॉफिट लॉस समझो। तो भाई चैप्टर क्या बन रहा है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये हमारा चैप्टर बनता है। तो चैप्टर है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। पूरे चैप्टर में हमारे पास एक ही काम है, हमें दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने बनाए हैं, दो अलग अलग कंपनी के दो अलग अलग स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाया है, हमें उन दोनों कंपनी को क्या करना है, कंबाइन करना है। दो या उससे ज्यादा कंपनी को क्या करना है, कंबाइन करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, राइट, कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई उसका एक सिंपल लॉजिक देखते हैं, राइट, स्टोरी देखते हैं तो ध्यान में मिलेगा। स्टोरी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, स्टोरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उसको रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। स्टोरी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उसका एक्चुअल रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। लॉकडाउन में एक कंपनी ने काफी धूम मचाई है, हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बस ये एक नाम एक्चुअल नाम है, बाकी सब हम लोग हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे। दुनिया जानती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेन कामकाज है पेट्रोलियम बिजनेस का, मेन कामकाज है पेट्रोलियम बिजनेस का। और बहुत सारे पैसे आने के बाद उन्होंने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। काफी नाम नाम मिस्टर सब बच्चों ने सुना ही रहेगा, तो ये फेमिलियर नाम हो जाएगा। वैसे तो मैं हर साल टाटा का एग्जांपल लेता हूँ, टाटा कंपनीज का, राइट। बट अभी लॉकडाउन में इस कंपनी ने काफी धूम मचाई हुई है, राइट। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मान लेते हैं, अच्छा ये जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इस कंपनी का आरओसी में रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, बराबर। इस कंपनी का आरओसी में रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा। दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बराबर। इसके भी कुछ शेयर होल्डर हो गए, मान लेते इनके सारे शेयर होल्डर, एग्जाम्पल है, मान लेते इनके सारे के सारे शेयर होल्डर अंबानी फैमिली है। मान लेते हैं टेम्पररी कि इस कंपनी के सारे शेयर अंबानी फैमिली के पास है।
ऐसा मान के चलते टेम्पररी। अब इस कंपनी ने क्या किया, अलग अलग बिजनेस किया और उसके लिए उन्होंने अलग अलग कंपनी फॉर्म की। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, ये पेट्रोल का कामकाज संभालेगी, हाँ ये पेट्रोल का कामकाज संभालेगी। फिर रिलायंस जियो लिमिटेड, ये टेलीकम्युनिकेशन वाला काम है, इसने नया बना भी है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म करके, जिसमें फेसबुक वो सब ना कर सुना रहेगा। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, फेसबुक ने, फिर गूगल वाले ने, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। नाम है उसका जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके वो कंपनी का नाम है। नेक्स्ट अज्यूम करते हैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड, ये तो हकीकत में कंपनी का नाम है रिलायंस रिटेल लिमिटेड। फिर अज्यूम करते हैं रिलायंस मीडिया लिमिटेड, राइट, ये टीवी 18 वाले, कलर्स चैनल वाले, कलर्स चैनल वाले टीवी 18 के ग्रुप में आते हैं और टीवी 18 रिलायंस के ग्रुप में आता है। नेक्स्ट अज्यूम करते हैं रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड, ये अज्यूम करते हैं आईपीएल वाला मुंबई इंडियंस। ये सब एग्जाम्पल है, ध्यान रखना हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मैंने पहले बोला रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है, कुछ ऐसा ही है, पर एग्जैक्ट नाम ऐसा नहीं, बट कामकाज यही सब है। पर हो सकता है वो बिजनेस का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कुछ अलग हो। अब जैसे नाम बता रहा है कि भाई ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी पेट्रोलियम रिलेटेड बिजनेस करती है। एग्जाम्पल पेट्रोल बेचना, पेट्रोल पंप है वगैरह वगैरह, ये सब इसका कामकाज है। ये कंपनी तो आपको पता ही है जियो प्लेटफॉर्म, बराबर है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन है, इंटरनेट रिलेटेड जो भी काम करता है वो जियो, रिलायंस ब्रॉडबैंड वगैरह ये सब ये काम काज संभालेगी, राइट। जियो टीवी आएगा, सैटेलाइट टीवी भी आएगा, इसका आएगा, राइट है। फिर रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश वाले जो आपने स्टोर अगर देखे रहेंगे, राइट ना, रिटेल शॉप, लाइफस्टाइल शॉप, कपड़े वगैरह, खाना पीना वगैरह, तो रिटेल शॉप रिलायंस फ्रेश बोल दो, रिलायंस लाइफस्टाइल करके बोल दो, जो बोलना है वो लोग बोलो। कपड़े वाले को ये लोग लाइफस्टाइल करके बोलते हैं, कपड़ा जो डिपार्टमेंट होता है उनको ये लोग लाइफस्टाइल करके चलाते हैं, राइट ना। और खाना पीना है उनको रिलायंस फ्रेश के नाम से चलाते हैं। तो उसके अंदर क्या कॉर्पोरेट बनाया हुआ है पता नहीं। देखो मैं समझ एग्जांपल लेता हूं, ध्यान रखना, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं ये पेट्रोल डायरेक्ट बेचने का काम करता है, राइट, पेट्रोल डायरेक्ट बेचने का काम करता है और पेट्रोल पंप अलग कंपनी बनाई है, रिलायंस पेट्रोल पंप लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड एग्जांपल। फिर इसके लिए रिलायंस फ्रेश लिमिटेड एक कंपनी बन गई, रिलायंस लाइफस्टाइल लिमिटेड अलग कंपनी बन गई, बराबर, ऐसा मान के चलते हैं। रिलायंस मीडिया वाले ने क्या बोला भाई, इसने तीन बना दिया, क्या, टेलीविजन के लिए अलग, न्यूज के लिए अलग और मूवी के लिए अलग, समझा, ऐसा बना देते हैं। स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी, क्रिकेट वाला अलग, फिर फुटबॉल वाला अलग, फिर फलाना वाला अलग, अलग अलग बना दिए। मतलब हर एक टाइप के कले के लिए अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटी बना दी, और इसमें भी ऐसे दो पार्ट बना देते हैं, टेम्पररी दो पार्ट बना देते हैं इसके लिए भी। मतलब ये क्या है, ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने आप में कोई बिजनेस नहीं करती। ये सब एग्जांपल, ध्यान रखना मेरी बात सुनना, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। अज्यूम करते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की जो कॉरपोरेट एंटिटी है, जिसमें अंबानी फैमिली ने अपने घर के पैसे इसमें डाले हैं, मतलब इस कंपनी के शेयर्स, रिलायंस कंपनी के शेयर्स अंबानी फैमिली के पास है। मतलब इस रिलायंस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, ये इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा, अंबानी फैमिली को मिलेगा डिविडेंड के नाम से। अब ये कंपनी क्या करती है, ओए, अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, इसने सोचा चलो पेट्रोल का बिजनेस करते हैं, अच्छा, तो इस कंपनी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने इसके अंदर
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया। यहां पे मैं बोलता हूं, अंबानी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया, बराबर ना। इसको पैसे दिए और शेयर्स खरीद लिए। मतलब मिस्टर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनकी बच्चा पार्टीज, राइट, उनके फैमिली मेंबर्स सब जो भी है, इन्होंने घर के पैसे इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस अंबानी फैमिली को शेयर इश्यू किया, बराबर है। अब इसके पास जो पैसे आए, इसके पास, किसके पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो पैसे आए, उससे उसने क्या किया, इससे उसने क्या किया, उसने उस पैसे में से कुछ पैसे इस कंपनी खोलने में लगा दिए और इस कंपनी ने, इंडस्ट्रीज ने अपने पैसे में से कुछ पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, पैसे दिए और इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब उस पैसे से ये पेट्रोलियम लिमिटेड क्या करेगी, अपना बिजनेस चलाएगी और इस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, इस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में से उनको डिविडेंड इंडस्ट्री को मिलेगा और इंडस्ट्री वाला अपना डिविडेंड अंबानी को देगा। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोचा, चलो भाई जियो का भी बिजनेस करते हैं, चलो भाई जियो का भी बिजनेस करते हैं। तो क्या किया, इसके पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो कुछ पैसे पड़े हैं उसमें से उसने इस कंपनी को चालू किया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया। अब वो पैसे, मतलब क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने पैसे इस कंपनी रिलायंस जियो लिमिटेड को दिए और रिलायंस जियो लिमिटेड ने अपने शेयर्स इंडस्ट्री को दिए। अब उस पैसे से रिलायंस जियो क्या करेगा, ये भी बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएगा और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मतलब जितने शेयर्स है उस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा डिविडेंड के नाम से। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई दो जगह से हो रही है, पेट्रोल के बिजनेस का प्रॉफिट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट, रिलायंस जियो का प्रॉफिट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मतलब अंबानी फैमिली का प्रॉफिट। वैसे ही उस कुछ पैसे से इन्होंने एक रिटेल का बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पे भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आएगा। ये इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने पैसे रिलायंस रिटेल लिमिटेड को दिए और रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने अपने शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिए। अब उस पैसे से रिलायंस रिटेल लिमिटेड अपना प्रॉफिट करेगा और वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के नाम से इंडस्ट्री को मिलेगा और इंडस्ट्री को प्रॉफिट मिलेगा, मतलब अंबानी फैमिली को मिलेगा। उसी तरीके से मीडिया और उसी तरीके से स्पोर्ट्स, बराबर है। मतलब क्या किया, मतलब सब बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही कर रहा है, सब बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही कर रहा है, बट अच्छे से मैनेज हो पाए। इसका बिजनेस है पेट्रोल का, इसका बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन का, इसका बिजनेस है कंज्यूमर रिलेटेड रिटेल का, इसका बिजनेस है मीडिया एंटरटेनमेंट का, इसका बिजनेस है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का। तो अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो जाए कि पैसे, अब देखो ये सारे के सारे बिजनेस अलग अलग कंपनी नहीं होती, सारे के सारे बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक है, बराबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तो एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग पेट्रोल पे ध्यान दे, जियो पे ध्यान दे, रिटेल पे ध्यान दे, मीडिया पे ध्यान दे या स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, बराबर। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो पैसे आएंगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेस,
जो पैसे आएंगे भाई, ये पैसे पेट्रोल वाला मांगेगा, जियो वाला भी मांगेगा, रिटेल वाला भी मांगेगा, भाई आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पैसा लाओ पैसा लाओ, तो कैसे करेंगे? पता नहीं चलेगा कि कौन कितना कमा रहा है। वो पैसे मान लेते हैं जो पेट्रोल ने कमा के दिया और वो पैसा जियो लेके जा रहा है, तो पेट्रोल बोलेगा नहीं ये तो गलत है, मैं पैसे कमा के दे रहा हूं, उस पैसे से वो जियो वाला बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं, मेरे से मैं बड़ा होऊंगा। आप ये समझो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है और ये सारे के सारे बच्चा पार्टी है। पांचों पांच बच्चों ने बोला मुझे जियो का बिजनेस करना है, दूसरे बच्चे ने बोला पेट्रोल का बिजनेस करना है, तीसरे बच्चे ने बोला रिटेल का करना है, चौथा बोलता है मीडिया करना है, पांचवा बोलता है स्पोर्ट्स करना है। तो क्या होगा? एक की कमाई दूसरा खाएगा, तो इससे जो कैश फ्लो आएगा, पैसे आएंगे जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा, मिसमैनेज होने के चांस है। तो भाई ये कंपनी ने क्या किया? ये कंपनी ने क्या किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक होल्डिंग कंपनी बना दी। क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी। क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी। वो सारे के सारे बिजनेस को होल्ड करेगी, होल्ड करेगी, बट वो कुछ नहीं करेगी। ये एग्जांपल है, वो कुछ कर भी सकती है, याद रखने का, याद रखने का, वो कुछ अलग से बिजनेस कर भी सकती है, ऐसा भी मान के चलना। पर इन्होंने सोचा नहीं, मैं कुछ बिजनेस नहीं करेगी, मैं सिर्फ एक ही काम करेगी कि मुझे जो बिजनेस करने का मन होगा उस टाइप के बिजनेस के लिए मैं एक अलग कॉरपोरेट एंटिटी ओपन करेगी, और उस कॉरपोरेट एंटिटी का जो भी शेयर कैपिटल है मैं सब्सक्राइब करूंगा। मतलब समझो इसको 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो 5 करोड़ के शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद लेगी। एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल है। जियो वाला बोलता है मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो पूरा 10 करोड़ के शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खरीदेगी। रिटेल बोलता है मेरा 2 करोड़ में काम हो जाएगा। मीडिया बोलता है मुझे 50 करोड़ चाहिए। स्पोर्ट्स वाला बोलता है मुझे भी 50 करोड़ चाहिए। तो ये सारे के सारे पैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ही दे रहा है, बट अच्छे से मैनेज हो पाए इसीलिए उन्होंने अलग अलग कॉरपोरेट एंटिटी बनाया। अब सबका अपना अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बराबर ना? अपना अपना डायरेक्टर का बोर्ड है, इसके बोर्ड में 5 मेंबर है, इसके बोर्ड में 5 मेंबर है, इसके बोर्ड में 5 है, इसके बोर्ड में 5 है, इसके बोर्ड में 5 है। ये लोग क्या करेंगे? भाई तुम्हारा बोर्ड सिर्फ पेट्रोल के बारे में सोचो, तुम लोग जियो के चक्कर में मत पड़ो। अगर सारा का सारा बिजनेस एक ही कॉरपोरेट एंटिटी के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन आएगा, तो मिसमैनेज होने के चांस है। तो ये लोग ने क्या किया कि सारी की सारी कंपनी अलग अलग कर दो ताकि प्रॉपरली मैनेज हो पाए। अब इस सारी की सारी कंपनी को हम बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। हम बोलते हैं क्या? सब्सिडियरी कंपनी। अभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, सब्सिडरी के लिए एक रूल है, राइट? सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या? बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी। होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपनी, एंड सब्सिडियरी कंपनी इज नोन एज सब्सिडियरी कंपनी। मतलब रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसका मतलब रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीइंग अ होल्डिंग कंपनी। उसी तरीके से रिलायंस जियो लिमिटेड का कंट्रोल किसके हाथ में है? रिलायंस जियो लिमिटेड का कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। इसका मतलब रिलायंस जियो को रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो को नचा सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मतलब रिलायंस जियो लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। उसी तरीके से रिलायंस रिटेल लिमिटेड का कंट्रोल किसके पास है? रिलायंस मीडिया का कंट्रोल किसके पास है? रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड का कंट्रोल किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी और ये सारी की सारी सब्सिडियरी कंपनी। मतलब क्या? देयर मे बी ओनली वन होल्डिंग कंपनी,
याद रखना, देयर इज ओनली वन होल्डिंग कंपनी एंड देयर मे बी मोर देन वन सब्सिडियरी कंपनी. देयर मे बी ओनली वन होल्डिंग कंपनी एंड देयर मे बी मोर देन वन सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट एक ही कंपनी होगा, होल्डिंग एक ही कंपनी होगा. पेरेंट ज्यादा नहीं होंगे, पेरेंट एक ही होगा, होल्डिंग कंपनी एक ही होगा. अब सर पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा? अच्छा, दूसरा दूसरा एक पॉइंट बता देता हूं. मान लेते हैं रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. अब रिलायंस स्पोर्ट्स के अंदर भी तीन कंपनियां मान लेते हैं रिलायंस स्पोर्ट्स के अंदर तीन कंपनियां हैं. सर कौन सी तीन कंपनियां? बात करते हैं. एग्जांपल, ये मुंबई इंडियन, रिलायंस क्रिकेट, रिलायंस फुटबॉल, एंड दूसरा कौन सा चल रहा है, रिलायंस कबड्डी. ऐसा मान के चलते हैं. तो मान लेते हैं उन्होंने ऐसा कंपनी खोला है, एक कंपनी खोला है रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड. मतलब रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करेगा और पैसे कमाएगा. अब स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, बराबर ना, स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं. तो उन्होंने, स्पोर्ट्स वाले ने फोकस करने के लिए रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड, रिलायंस फुटबॉल लिमिटेड, रिलायंस कबड्डी लिमिटेड करके बना दिया. अब ये सारी की सारी कंपनियां, रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड. अच्छा, एक मिनट. पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर उसका बच्चा रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड, फिर उसका बच्चा रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड. बराबर ना. मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट. तो इन दोनों के बीच में ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडियरी कंपनी है. अच्छा सर, ओके. अब ये दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है, राइट. ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है. तो टेक्निकली टेक्निकली रिलायंस इंडस्ट्रीज बन के सोचो, आप खुद रिलायंस इंडस्ट्री बन जाओ तो आप होल्डिंग कंपनी हो. रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड आपकी सब्सिडरी कंपनी है और रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड आपकी स्टेप डाउन सब्सिडरी बोलते हैं. इसके लिए ये क्या होता है, स्टेप डाउन सब्सिडियरी, स्टेप डाउन सब्सिडियरी. ये तो ऐसे ही वर्ड है, आपके मॉड्यूल में किधर भी ये वर्ड नहीं है, आपको जरूरत नहीं है. इसको बोलते हैं स्टेप डाउन सब्सिडरी. मतलब क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड को कंट्रोल कर सकता है? हाँ जी हाँ, कंट्रोल कर सकता है, तभी तो ये रिश्ता बना है. अच्छा, क्या रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड रिलायंस क्रिकेट को कंट्रोल कर सकता है? हाँ जी हाँ, कंट्रोल कर सकता है, तभी तो ये रिश्ता बना है. मतलब बाप बेटा और दादा पोता, बराबर ना. मतलब ये हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ ग्रैंड फादर ऑफ रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड. रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड इज अ ग्रैंड सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. मतलब क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड. तो मैं ये बोल रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डायरेक्टली तो रिलायंस क्रिकेट को कंट्रोल नहीं करती, पर रिलायंस क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड. और ये स्पोर्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड. और हम ये बोल सकते हैं रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड इज अ ग्रैंड सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. बराबर ना. तो जिसको मैंने स्टेप डाउन सब्सिडरी बोला है, स्टेप डाउन सब्सिडरी इसलिए बोला कि एक पॉइंट के बाद है, ये दूसरे लेवल पे है. ये सारी की सारी सब्सिडरी है. देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी और ये सारी की सारी पेट्रोलियम, जियो, रिटेल, मीडिया, स्पोर्ट्स, ये सारी की सारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर से देखो तो सब्सिडरी कंपनी है. और ये पेट्रोल की दो अलग अलग कंपनी है, जियो की दो अलग अलग कंपनी. ये एग्जांपल है, ध्यान रखना सब. जियो रिटेल की दो अलग अलग कंपनी, मीडिया की तीन कंपनी, स्पोर्ट्स की तीन कंपनी. तो ये जो ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारी की सारी स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज का. ये पूरे सब कि जो भी कंपनी है उसकी जड़ कहां पे है? उसकी जड़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जड़ है अंबानी के फैमिली में. मतलब अल्टीमेटली ये सारा का सारा बिजनेस किसका है? अंबानी फैमिली का है. ये एग्जांपल है, पूरा ध्यान रखना.
अब सर ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, सब टाइम पास क्यों कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो मेरे पास देखो ऑप्शन क्या क्या है। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला, नहीं मुझे ना पेट्रोल के बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं अगर मौका मिलता है तो। नहीं नहीं, मुझे पेट्रोल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रिटेल में बड़ा इंटरेस्ट है। तो ठीक है, तो मैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड की कंपनी का शेयर्स खरीद सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मौका मिलता है तो। नहीं नहीं सर, मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड के कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मौका मिलेगा तो। नहीं नहीं सर, मुझे स्पोर्ट तो बहुत सारे, मुझे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैं रिलायंस क्रिकेट लिमिटेड के शेयर्स खरीद सकता हूं अगर मौका मिलेगा तो। नहीं नहीं, अपने को टांग खींचने में मजा आता है, ठीक है, तो तू कबड्डी का शेयर खरीद। अपने को लात मारने को मजा आता है, ठीक है, तो फुटबॉल का शेयर खरीद। मतलब ये है कि अलग अलग टाइप का बिजनेस, अलग अलग कॉरपोरेट एंटिटी से अगर आप करते हो तो एक पॉइंट क्या होता है कि आप मैनेज अच्छे से कर सकते हो। जो पैसा, जो कंपनी जितना कमाएगा वो पैसा उसी कंपनी में खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक कंपनी का कमा के दूसरी कंपनी को फायदा किया जाएगा, ऐसा नहीं। समझे यार? तो ये पॉइंट है कि सबको अपना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टर के पास बड़े मौके मिल जाते हैं, इन्वेस्टर के पास बड़े मौके मिल जाते हैं, वो चूज कर सकता है इतने बड़े ऑप्शन में से उसको कौन सा स्पोर्ट्स चाहिए। सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के शेयर खरीदो। आपको एक ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप एक ही स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट मतलब पैसे कमाने में, खेलने में नहीं, अपने को खेलना नहीं, इसके साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने हैं। समझ में आ रहा है? आपको लगता है नहीं स्पोर्ट्स में तो कमाई है, बट फुटबॉल में कमाई नहीं है, सिर्फ क्रिकेट में कमाई है, तो आप क्रिकेट वाली जो कंपनी है, राइट, आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जो फॉरेन से इन्वेस्टर आते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, बराबर ना। अब देखो, आपने सुना फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया, ये लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मीडिया में, रिटेल में नहीं, उन्होंने रिलायंस प्लेटफॉर्म, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके कंपनी, ये हकीकत है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके कंपनी है, वो कंपनी रिलायंस, सॉरी, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके उन्होंने कॉर्पोरेट एंटिटी बनाई है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है, डायरेक्ट सब्सिडरी। उस प्लेटफॉर्म कंपनी जो है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, उसके अंदर अपन जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, वो उसके अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है? जो ब्रॉडबैंड आएगा, जो ब्रॉडबैंड कंपनी है रिलायंस ब्रॉडबैंड लिमिटेड, वो उसके अंदर आता है। समझ में आ रहा है? और क्या क्या आता है पता नहीं सर, अभी तो अपने को पता नहीं क्या क्या आता है। समझो जियो मीट आया करके, वो इसके अंदर आता है। मतलब वो इन्वेस्टर को पेट्रोल वाले में इंटरेस्ट नहीं है। गूगल बोलता है अपन टेक्नोलॉजी कंपनी है, अपने को पेट्रोल से क्या मतलब, अपने को रिटेल से क्या मतलब, अपने को मीडिया से क्या मतलब, अपने को स्पोर्ट्स से क्या मतलब। मुझे तो उस कंपनी में इंटरेस्ट है जो टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई, तो लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब वो पैसे जियो के बिजनेस में काम आएगा, ना कि पेट्रोल के बिजनेस में, ना कि रिटेल के बिजनेस में, ना कि मीडिया के बिजनेस में, ना कि स्पोर्ट्स वाले बिजनेस में। तो इस तरीके से बिजनेस करने से इन्वेस्टर को बड़ा ऑप्शन मिलता है और एडवांटेज रहता है। पर अगर मान लेते ये ऑप्शन ही नहीं होता, ये ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपको जख मार के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही शेयर खरीदना पड़ता। फिर वो पैसे पेट्रोल में जा रहे हैं कि जियो में जा रहे हैं या मीडिया में जा रहे हैं, आप आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं कर पाते, आप आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं कर पाते। तो सर, अलग अलग कॉरपोरेट एंटिटी बनाने का मेन मकसद ये है ताकि जो रिसोर्सेज है, पैसे, मैन पावर, बराबर ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका एक प्रॉपर अलोकेशन हो जाए और एक फोकस हो सके ताकि अच्छे से कामकाज हो पाए। हाँ सर, ये से इतना तो सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। अब बताओ इसका करना क्या है? अब इसका क्या करना है पता है? इसका ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना एक फाइनल अकाउंट बना रही है,
फिर रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड, वो भी एक अपना फाइनल अकाउंट बना रही है। रिलायंस जियो लिमिटेड, वो भी एक अपना फाइनल अकाउंट बना रही है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड, वो भी एक अपना फाइनल अकाउंट बना रही है। रिलायंस मीडिया लिमिटेड, वो भी एक अपना फाइनल अकाउंट बना रही है। रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड, वो भी एक अपना फाइनल अकाउंट बना रही है। और उनके नीचे जो बच्चा पार्टी है वो भी बना रही है। अपन उसके अंदर अभी ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। अब हो क्या रहा है पता है? हो ये रहा है कि इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, ये सारी के सारी शेयर कैपिटल यहां पे है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पेट्रोल, जियो, रिटेल, मीडिया एंड स्पोर्ट्स, बराबर ना, ये अमाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट यहां पे है, यहां पे है, और इसके पास पैसे कहां से आए? अंबानी फैमिली। इसके शेयर्स यहां पे है, इन्वेस्टमेंट इनके पास है, बराबर ना। मतलब इस कंपनी ने शेयर इशू किए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर इशू करके पैसे लाए, राइट, पैसे लाए। और वो शेयर का पैसा, शेयर इनको इशू किए अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी, कोकिला अंबानी, नीता अंबानी, उनकी बच्चा पार्टीज। अब ये पैसे से उन्होंने क्या किया? कुछ पैसे इन्वेस्ट करके इसमें दे दिए, फिर इसके पास पैसे आ गए और इसने बिजनेस किया। सेम वे इस पैसे से इन्होंने क्या किया? कुछ पैसे इसको दे दिए और इसके पास पैसे आए, राइट, तो इसने बिजनेस किया। सेम वे इसने बिजनेस किया, इसने बिजनेस किया, इसने बिजनेस किया। तो जिसको ये सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपने पेट्रोल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने मतलब आप बच्चा पार्टी समझो, XYZ शेयर इन्वेस्टर है जो पैसे लगाना चाहता है, तो अगर उसने पेट्रोल वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको इस बिजनेस में से जो प्रॉफिट आएगा उसी में से हिस्सा मिलेगा, डिविडेंड। जियो के बिजनेस में से नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? पर अगर मैंने सिर्फ जियो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो जियो में से जो प्रॉफिट आएगा उसी का कुछ हिस्सा डिविडेंड के नाम से मुझे मिलेगा, मुझे रिटेल वाले बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे ना, अगर मुझे मौका मिला और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, मतलब क्या, मुझे इन सारे कंपनी के शेयर बिजनेस का फायदा मिलेगा, बराबर ना। बिकॉज ये सारे बिजनेस में का जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है वो उसके शेयर होल्डर का प्रॉफिट है। तो अगर मैं भी एक शेयर होल्डर रिलायंस इंडस्ट्रीज का हूं तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जितना शेयर मेरे पास है उतना मुझे भी मिलेगा। तो सर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, राइट, फॉरेन से पैसा लाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि भाई, कि हमें तो भाई इस कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है, हमें होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है। बट इस कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या होगी? इस कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना पड़ेगा, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना पड़ेगा। मतलब इन सारी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बराबर है ना। तो ये रीवैल्यू हो जाएगा। अब कैन आई से रिलायंस पेट्रोल का असेट मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का असेट, रिलायंस जियो का असेट मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का असेट, रिलायंस रिटेल का असेट मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का असेट, मतलब कोई भी कंपनी का नाम बोल दो, वो कंपनी का असेट मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का असेट। तो भाई मुझे मुझे फॉरेन से मैं आया हुआ हूं और मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट देखी और उसकी बैलेंस शीट में क्या दिखाई दिया? सर उसकी बैलेंस शीट में
मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, वो भी एट कॉस्ट प्राइस। आपने जो प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है वो प्राइस पे, मुझे नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है, राइट ना। तो अगर ये कंपनी की शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है, तो भाई हमने ये बोला कि नहीं, ऐसे तो हम रिलायंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि रिलायंस कंपनी का वर्थ वैल्यू कितना है। तो भाई एक रूल आया। क्या रूल आया? रूल ये आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, याद रखना अभी ध्यान से सर अलर्ट हो जाओ। ये जो होल्डिंग कंपनी है उसको क्या बोला, देख भाई, तू सेल्फ खुद का तो फाइनल अकाउंट अपने एनुअल रिपोर्ट में दे, बराबर। तू खुद का फाइनल अकाउंट तो एनुअल रिपोर्ट में दे, प्लस तेरी जितने भी सब्सिडियरीज है, तेरी जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी है ना, उनका फाइनल अकाउंट भी तेरे एनुअल रिपोर्ट में दे। मतलब अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर हूं तो मुझे तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही बैलेंस शीट मिलेगा ना, एनुअल रिपोर्ट। पेट्रोल का थोड़ी मिलेगा, मीडिया का थोड़ी मिलेगा। तो इन्होंने ये बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब हर एक होल्डिंग कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में खुद का एनुअल रिपोर्ट तो देना ही देना है, स्टैंड अलोन। खुद का तो रिपोर्ट देना ही देना है, प्लस अपनी बच्चा पार्टी का भी देना है। बॉय किधर गया बच्चा पार्टी? अपनी बच्चा पार्टी का भी देना है। मतलब अब मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, और जब मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट आएगा ना, तो मैं सारी की सारी सब्सिडरी कंपनी का ग्रोथ भी देख सकता हूं। पर फिर भी मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, पता है? अभी सब्सिडरी समझो 10 कंपनी है, और ये अपने आप में एक खुद अलग, मतलब टोटल 11 कंपनी का रिपोर्ट देखना पड़ेगा। तो ये लोग ने बोला नहीं नहीं, इतना काम कौन करेगा, इतना काम कौन करेगा। तो एक चेंजेस वापस हुआ और आया सर अभी अपना सिलेबस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें ये लिखा गया है कि हर एक होल्डिंग कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस कंसोलिडेटेड अकाउंट के अंदर उस कंसोलिडेटेड अकाउंट के अंदर ये मान लिया जाएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड उसकी सारी की सारी सब्सिडियरी कंपनियां एक कंपनी है। ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि सारी की सारी एक होल्डिंग कंपनी, राइट, होल्डिंग कंपनी एंड सारी की सारी सब्सिडरी कंपनी सिंगल एंटिटी मान लिया जाएगा। मतलब ये मान लिया जाएगा लॉफुली। हकीकत में तो सारी अलग अलग कॉरपोरेट एंटिटी है, हर एक कंपनी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर एक कंपनी के शेयर होल्डर अलग अलग है, हर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग है, हर एक कंपनी की असेट अलग अलग है। बट कंसोलिडेशन के टाइम मान लिया जाएगा कि ये सारी की सारी कंपनियां एक कंपनी है। कंसोलिडेट 10 कंपनी है, हम एक कंपनी मान के चलेंगे। मतलब क्या? मतलब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बोल रही है, एग्जांपल ये देखो बैलेंस शीट, जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे। मैं एग्जांपल लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस जियो लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस मीडिया लिमिटेड, रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड। यहाँ पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस जियो लिमिटेड, रिलायंस
कौन है फिर, रिटेल लिमिटेड, रिलायंस मीडिया लिमिटेड, रिलायंस स्पोर्ट्स लिमिटेड। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि भाई समझो मशीनरी, एग्जाम्पल है मशीनरी, इसके पास 1 करोड़ है, रुपीज इन करोड़ से पकड़ना है, ये तो छोटी बात करेगा नहीं, 10 करोड़ है, बराबर। ये बोलता है मेरे पास एक है, मेरे पास एक है, मेरे पास एक है, मेरे पास एक है। तो मैं जब कंसोलिडेटेड बनाऊंगा ना, मैं जब कंसोलिडेटेड बनाऊंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, मशीनरी कितना है, 1 2 3 4 5, 15 करोड़ है। मैं बोलूंगा 15 करोड़ है, बिकॉज मैं इनको 1 2 3 4 5 6 6 नहीं मान रहा हूं, मैं 6 in 1 मान रहा हूं। अगर आप बोलेगे मेरे पास कैश है कितना, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अच्छा, तो मैं मान के चलूंगा 60 करोड़ का कैश है। कंसोलिडेशन, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको एक ही कंपनी के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर सारी कंपनी का असेट्स लायबिलिटीज सब दिखाई देगा। अब आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट देख के जजमेंट करना इजी पड़ जाएगा कि भाई रिलायंस ग्रुप कितना बड़ा है, रिलायंस ग्रुप कितना बड़ा है। सेम चीज आप टाटा ग्रुप में कर सकते हैं, टाटा मोटर, टाटा स्टील, बराबर ना, टाटा केमिकल, टाटा नमक खाते जो अपन, वो टाटा कंज्यूमर, टाटा बाजार वाले, स्टार बाजार वाले, बराबर, टाटा कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, टाटा स्काई डिश टीवी वाला बिजनेस। तो ये जो सारी की सारी टाटा की अलग अलग कंपनियां हैं, उस सारी की सारी कंपनी की एक ही जड़ है क्या, टाटा सन्स लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड, सारा का सारा कंपनी वहीं से आता है, पैसा वहीं से आता है, राइट। और टाटा सन्स लिमिटेड के मेन शेयर होल्डर कौन है, अपने टाटा फैमिली वाले सब, बराबर ना। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको एज अ ग्रुप उनकी वर्थ देखनी है, मतलब ज्वाइंट फैमिली, फैमिली बहुत बड़ी है, सब जन अपना अपना बिजनेस संभाल रहे हैं ताकि प्रॉपर मैनेज हो जाए, काम बांट दिया है भाई, तू इसका इंचार्ज, तू इसका इंचार्ज, तू इसका इंचार्ज, ताकि कोई एक दूसरे के दखल में, कामकाज में दखल में नगरी ना करे, स्मूथ मैनेजमेंट हो। तो ऐसा मत समझो कि हम अलग अलग है, भाई हम सब एक ही है। तो अगर हमारी पूरी स्ट्रेंथ देखनी है, पूरी फैमिली की ग्रुप देखनी है, तो एक ग्रुप मान के चलने का मतलब लॉफुली, लीगली भले आप सेपरेट एंटिटी हो, लीगली भले आप सेपरेट एंटिटी हो, कानूनी भले आप सेपरेट एंटिटी हो, बट एज 21 के लिए कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मान लिया जाएगा कि आप सब एक ही एंटिटी है, आपको एक ग्रुप मान लिया जाएगा। इन दैट केस सारी की सारी होल्डिंग और सब्सिडरी की जो भी असेट है उसको कंबाइन कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, सारी की सारी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की जो लायबिलिटी है उसको कंसोलिडेट कंबाइन कर दिया जाएगा, सारी की सारी सब्सिडरी और एक होल्डिंग कंपनी है उनका प्रॉफिट भी कंबाइन कर लिया जाएगा और एक ही जगह पे सब शो किया जाएगा, बराबर ना। अभी अभी क्या, तो रिलायंस कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि तेरे एनुअल रिपोर्ट के अंदर बाकी सब चीज के अलावा 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, खुद का सेल्फ फाइनल रिपोर्ट होना चाहिए, अगर तू जो भी बिजनेस कर रहा है उसका भी तो एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना, वो प्लस तेरी जो भी बच्चा पार्टीज है उनका अलग अलग रिपोर्ट कार्ड चाहिए, उनका अलग अलग रिपोर्ट कार्ड चाहिए, प्लस सबका मिला के कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए। कंसोलिडेट रिपोर्ट कार्ड बनाने पड़ेगा, ये कंपलसरी किया गया है, लॉ ने नहीं बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ने बोला है, और लॉ ने बोला हुआ है कि जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है वो हर एक कंपनी को फॉलो करना है। तो कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला कि होल्डिंग कंपनी तो कंसोलिडेटेड अकाउंट बना, ये कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला, कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला कि ये होल्डिंग कंपनी तो कंसोलिडेटेड अकाउंट बना, ये किसने बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ने बोला है कि जो होल्डिंग कंपनी है उनको अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ कंसोलिडेटेड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
तो हर एक कंपनी को एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी है। मतलब अगर तू होल्डिंग कंपनी है तो तुझे 21 एस 21 एप्लीकेबल है। मतलब अगर तू होल्डिंग कंपनी है तो तुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मेन मोटिव ये है कि ताकि जो ग्रुप ने स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो अलग अलग कॉरपोरेट एंटिटी खोल के रखी है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर हो। सबकी लॉ की मिनिस्ट्री भी अलग है, देखो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग है, टेलीकम्युनिकेशन वो ट्राई वाले मिनिस्ट्री अलग है, मीडिया मिनिस्ट्री अलग होगा, तो सबके रूल कायदे कानून अलग है ना सर, राइट। तो वो कायदे कानून भी अच्छे से फॉलो हो पाए, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जरूरी था, बराबर है। पर ये जब क्लासिफिकेशन हो गया तो अभी दिक्कत ये आ रही है कि मुझे रिलायंस कंपनी की वर्थ नहीं पता चल रही है। मुझे रिलायंस कंपनी जो ग्रुप है ना उसकी वर्थ पता नहीं चल रही है। वो बहुत ही गरीब दिख रहा है। वो बोल रहा है तेरे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है। वो बोलेगा मेरे बच्चा पार्टी है ना, वही मेरा बिजनेस है। मेरी जो बच्चा पार्टी है वही मेरा बिजनेस है। जो बच्चे लोग कमाते हैं ना उसमें से डिविडेंड के तौर पे मुझे इनकम आ जाता है ऑटोमेटिक। जब आना ही पड़ेगा, शेयर कैपिटल मैंने खरीद कर रखा हुआ है तो मुझे इनकम देना ही पड़ेगा, वो मुकर नहीं सकते बाद में। मतलब मेरी वर्थ देखनी है तो मेरे बच्चा पार्टी की वर्थ देखो। अब पांच पांच बच्चे हैं उसके, पांच पांच कॉर्पोरेट एंटिटियां हैं, कैसे पता चलेगा सबको जोड़ने बैठेंगे तो। भाई तो होल्डिंग कंपनी को ही बोला तुझे तो पता है ना, तेरे पास तो सबके एनुअल रिपोर्ट आते हैं, बराबर ना। होल्डिंग कंपनी के पास तो सारी की सारी सब्सिडरी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट आते हैं, तो उसको तो जोड़ के बता देना ताकि रिलायंस कंपनी के शेयर्स में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसको पता तो चले कि ये जो ग्रुप है वो कितनी स्ट्रेंथ रखता है, कितनी कीमत रखता है। तो मेनली ये इन्वेस्टर फ्रेंडली डिसीजन है और कॉर्पोरेट को भी पता चले वो कहां पे खड़ा है। क्लियर है। तो ये है मकसद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब सर पहचान कैसे चलेगा कि हाँ कंसोलिडेशन तभी करना है जब तुम्हारी तू होल्डिंग कंपनी है। अगर तू होल्डिंग कंपनी नहीं है तो तुझे कंसोलिडेशन नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी है। मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी के बीच में ये दो कंपनी है। एग्जांपल नाम लेते हैं एच लिमिटेड और एस लिमिटेड ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। अब रिलायंस को मारो गोली। ये दो कंपनियां जो है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, इन दोनों के बीच में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिश्ता है, ये पता कैसे चलेगा। तो भाई एस 21 ने ये बोला कि भाई दो टेस्ट है, ये दो टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट अगर पास हो जाती है, कोई भी एक टेस्ट अगर पास हो जाती है तो हम मान लेंगे कि ये दो कंपनी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। पहला क्या, अगर ये जो कंपनी है मतलब एक कंपनी मैंने नाम दिया है एस लिमिटेड इजी समझने के लिए, ये जो कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, मतलब एक टीम होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या होती है, टीम होती है, एक अकेला नहीं होता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसकी चलती है। एच लिमिटेड डिसाइड करता है कि इस कंपनी के अंदर ये एस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, उसमें एच लिमिटेड की चलती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एच लिमिटेड कंट्रोल composition of board of director, H limited controls composition of board of director of S limited। composition मतलब कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। तो अगर कोई भी एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई दूसरी कंपनी डिसाइड करती है कंट्रोल करती है तो इसका मतलब ये दूसरी कंपनी इस पहली कंपनी का होल्डिंग कंपनी है और तू बेचारा उसका सब्सिडियरी कंपनी है। दूसरी टेस्ट, अगर ये कंपनी एच लिमिटेड, इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है, वोटिंग पावर चलती है, बराबर ना। वोटिंग पावर मतलब डेमोक्रेसी, लोग आपको पूछते हैं भाई आप अपना ओपिनियन दो वोट के जरिए। तो हर एक कॉर्पोरेट एंटिटी में भी वोटिंग होता है,
और डेमोक्रेसी का रूल है मेजोरिटी होनी चाहिए 50 से ज्यादा। अगर आपकी पार्लियामेंट में भी 50% से ज्यादा सीटें हैं मतलब आप सरकार बना सकते हो। तो सेम वे यहाँ पे सरकार बना सकते हो मतलब क्या है सर कि जो भी बिल आएंगे लोकसभा में राज्यसभा में वगैरह में तो आपकी मेजोरिटी होगी तो सब यस यस बोल देंगे तो बिल पास हो जाएगा। राइट, ये होता है मेजोरिटी का मतलब। सेम वे मतलब उनकी चलेगी, सिंपल है उनकी चलेगी। सेम वे इस कंपनी का जब एजीएम होगा तो वोटिंग होगा, तो वोटिंग का वोटिंग पावर होता है। वोटिंग पावर कब आता है जब आपके पास इक्विटी शेयर्स हो। तो अगर इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स मोर देन 50%, 51 नहीं बोला मैंने, मोर देन 50 मतलब 50.1 भी आ गया, तो अगर एस लिमिटेड का मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स वोटिंग पावर अगर एच के पास है मतलब हम ये मान लेंगे कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड को कंट्रोल करता है। कैसे? बिकॉज एस लिमिटेड के जो भी रिजोल्यूशन पास करवाने हैं एच लिमिटेड अपना वोटिंग करेगा और उसका वोटिंग पावर 50% से ज्यादा है बिकॉज उसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है। मतलब एस लिमिटेड के जो भी रिजोल्यूशन है वो एच लिमिटेड आसानी से पास करवा सकता है। मतलब एच लिमिटेड एस लिमिटेड को कंट्रोल करता है। तो दूसरा कंट्रोल क्या है? कंट्रोलिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर। वोटिंग पावर मतलब मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर्स। मतलब एस लिमिटेड का जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से 50 से ज्यादा, 50 भी नहीं चलेगा, 50 से ज्यादा शेयर एच लिमिटेड के पास है तो हम मान लेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? टू होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। बट बट ये पॉइंट कब टेस्ट किया जाएगा, कौन सी तारीख को ये चेक किया जाएगा? बिकॉज अगर मैं शेयर्स खरीद लूं तो मेरे परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, अगर मैं शेयर बेच दूं तो मेरे परसेंटेज ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, बराबर ना। तो ये 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है कि नहीं ये कौन सी तारीख को चेक किया जाएगा? लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इन शॉर्ट बैलेंस शीट डेट, बराबर ना, इन शॉर्ट बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हर साल, एग्जाम्पल 31 मार्च, तो हर साल चेक किया जाएगा 31 मार्च को एस लिमिटेड के 50 से ज्यादा एच के पास है, हाँ है, मतलब 31 मार्च को एच लिमिटेड उसकी होल्डिंग कंपनी है। मान लेते 31 मार्च 2018 को ये टेस्ट किया और 50 से ज्यादा निकला मतलब 31 मार्च 2018 को एस लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी है। फिर आया 31 मार्च 2019, चेक करो क्या अभी भी एच के पास एस के 50 से ज्यादा शेयर्स है क्या? हाँ भाई हाँ, अभी भी उतना ही शेयर्स है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, उतना ही है। ओके, मतलब आज की तारीख को भी एस लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। फिर 31 मार्च 2020 को चेक करेंगे, 31 मार्च 2021 को चेक करेंगे, मतलब हर साल के एंड में चेक किया जाएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर अगर नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम ज्यादा होती है, तो ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कम हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कम होते होते अगर 50 से नीचे हो जाती है तो रिश्ता टूट जाता है। इन दैट केस होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। बराबर है, बराबर है, ठीक है। दूसरा, ये रिश्ता दो तरीके से बन सकता है। हमने बोला पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो चाइल्ड दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल चाइल्ड और एक स्टेप चाइल्ड, बराबर ना। नेचुरल चाइल्ड और एक स्टेप चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड मतलब क्या है? नेचुरल चाइल्ड मतलब ये है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड नाम की कंपनी स्टार्ट की और स्टार्टिंग से ही इसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है। मतलब रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नेचुरल बच्चा है। बट ये है ना, ये बहुत शातिर है। उसने ये सोचा, उसने ये सोचा क्या क्या एक अंडू पंडू कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी में बड़ा माल है, ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोचा ऐसा कैसा ग्रो करेगा भाई मेरे होते हुए। तो ये कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के ये कंपनी ने इस कंपनी चलना भाई, हाँ, इस कंपनी के पहले 10% शेयर खरीदे, फिर इस कंपनी ने इसके और 10% शेयर खरीदे,
फिर और 10% शेयर खरीदते, और ऐसे करते करते वो 50 से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। मतलब पैदाइशी ये कंपनी रिलायंस लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी नहीं था, बट जिसको आप क्या बोलते हो, टेक ओवर कर लिया। क्या बोलते हैं आप लोग बच्चा पार्टी? टेक ओवर कर लिया। मतलब धीरे धीरे रिलायंस कंपनी ने इस एबीसी लिमिटेड के शेयर्स अक्वायर करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे जब भी जो टाइम पे उसके शेयर्स 50% से ज्यादा हो गए, मतलब एबीसी लिमिटेड नाउ बिकम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो भाई सब्सिडरी कंपनी पहले से है या अभी अभी बनी है वो फर्क नहीं पड़ता, जब भी ये 50% से ज्यादा का रूल अप्लाई हो जाएगा तब जाके हम मान लेंगे कि ये इन दोनों के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिश्ता है। और अगर जिस दिन 31 मार्च को चेक किया जाएगा कि जिस 31 मार्च को अगर ये शेयर 50 से कम चला गया, अगर किसी कारण से कभी बेच दिया और 50 से कम हो गया, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। जब उनके बीच में फिर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं रहेगा, इन दैट केस कंसोलिडेट करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो हमें ये नहीं देखना है कि वो सब्सिडरी पहले से है या अभी अभी बनी है, हमें ये देखना है कि 31 मार्च को मतलब ईयर एंडिंग के टाइम पे क्या उनके बीच में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का रिश्ता है क्या। अगर हाँ तो कंसोलिडेशन करना है, ना तो कंसोलिडेशन नहीं करना है। ये रिश्ता चेक करने के लिए दो टेस्ट है। पहली टेस्ट कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड नंबर 2 कंट्रोल होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब इसके अंदर दो बातें भी है, क्लॉज करके बोलते हैं ना, एक्सप्लेनेशन, राइट। एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है कि भाई समझो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को होल्ड करता। अब चलो नाम अपन एच एस से लगते हैं तो आपको भी इजी पड़ेगा समझने का। मान लेते एक कंपनी दूसरी कंपनी का, इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है, मतलब एच लिमिटेड एस को कंट्रोल करती है। अब ये एक कंपनी है एस एस लिमिटेड, वो इसको कंट्रोल करती है, बराबर। मतलब इन दोनों के लिए ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, बराबर है। अभी इसका मतलब ये भी हुआ कि ये कंपनी एस एस लिमिटेड इसकी भी होल्डिंग कंपनी है, मतलब एच लिमिटेड को इसका भी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और इसका भी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, याद रखना है। समझ में आ रहा है? मतलब इसको कंसोलिडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ ही जाता है, बट आप ये ध्यान रखना है कि होल्डिंग कंपनी में इसके पास भी रिश्ता होगा। दूसरा चीज ये एक कंपनी है डी लिमिटेड, ये कंपनी है, इसके 10% शेयर सी लिमिटेड के पास है, इसके 10% शेयर बी लिमिटेड के पास है, और इसके 35% शेयर ए लिमिटेड के पास है। मतलब अब बोल सकते हैं कि डी लिमिटेड का कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, और बाकी जो शेयर्स हो गए वो पब्लिक के पास है, मेरे जैसे आप लोगों के पास थोड़े थोड़े शेयर्स पड़े हुए चिल्लर में। तो हम बोल सकते हैं कि डी लिमिटेड का कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। सर 35 है ना, और होल्डिंग के लिए 50 से ज्यादा चाहिए। अब ट्रेजेडी क्या है पता है? अब ट्रेजेडी ये है, ए के पास इसके मोर देन 50% शेयर्स, ए के पास बी के मोर देन 50% शेयर्स है। मतलब ये हुआ कि ए लिमिटेड इन दोनों का सब्सिडरी कंपनी है। ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, एज वेल एज ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब ए लिमिटेड डी लिमिटेड का कितना 35 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 55% शेयर होल्ड कर रहा है। आई रिपीट, ए लिमिटेड डी लिमिटेड का 35% शेयर तो डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, बट उसकी जो अलग अलग सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने भी डी के अंदर 10-10% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड कंट्रोल्स द डी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 55%,
थ्रू इट्स सब्सिडरी। मतलब जरूरी नहीं है कि उनके बीच में डायरेक्ट कंट्रोल हो, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी चलेगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी चलेगा थ्रू इट्स सब्सिडरी। समझ में आ रहा है? थ्रू इट्स सब्सिडरी। तो वैसे तो डी लिमिटेड का 50 से ज्यादा किसी के पास नहीं है, बट ए लिमिटेड, सी लिमिटेड, बी लिमिटेड, इन तीनों को एक ही माना जाएगा, बिकॉज सी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड डी को क्या बोलेगा पता है? ए डी लिमिटेड, देख तेरे 35% शेयर तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और 10% शेयर सी के नाम से रजिस्टर्ड है, वो मेरा ही बच्चा है भाई, मतलब उसके पास हो या मेरे पास हो, बात एक ही है। फिर 10% शेयर बी के नाम से रजिस्टर्ड है तेरे पास, मतलब बी बोलो या ए बोलो, वो मेरा ही बच्चा है, मतलब तेरे कंपनी के 55% शेयर मेरे पास है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली मिला के। मतलब अब तेरा कंट्रोल मेरे पास रहेगा, तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा। मैं मतलब हम, मतलब ए को कुछ काम करवाना है डी से, क्या बोल देगा? देख भाई सी और डी समझ ले, ये रिजोल्यूशन पे हाँ बोलना है, ये रिजोल्यूशन पे ना बोलना है, समझे? तो जैसे ही डी का रिजोल्यूशन आएगा, जैसा डिसाइड हुआ रहेगा, से ए बी और सी डिसाइड कर लेंगे, हाँ बोलना होगा तो तीनों हाँ बोलेंगे, ना बोलना होगा तीनों ना बोलेंगे, ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन वही पास होगी जो ए चाहेगा। बराबर है ना? तो कंट्रोल डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली थ्रू देयर सब्सिडरी भी हो सकता है। बराबर है? तो अभी तक हमने जो बकवास की है, उस बकवास को थोड़ा हम बुक में देख लेते हैं, नोट्स में, कि सर आपको नोट्स में दिया क्या है। राइट, एक रीडिंग कर लेते हैं बुक का। आपको नोट्स मिला हुआ रहेगा, आप उसमें से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स implies द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर करो और सजावट करो, बनाओ और सजाओ, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इन अ सिंगल फॉर्मेट, राइट, ऑल इन वन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या रखना है? कंबाइन, राइट, कंबाइन करना। दो का एक करना या चार का एक करना, पांच का एक करना, बट करना एक ही है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कानून के हिसाब से, देयर इज नॉट लीगल प्रोविजन, देयर इज नो लीगल, नॉट नो आना चाहिए, देयर इज नो लीगल प्रोविजन इंसिस्टिंग अ होल्डिंग कंपनी एक टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला तो ऐसा कर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने इश्यू किया? सीए इंस्टीट्यूट ने। As per AS 21, holding company means a parent company, right? Parent company which has one or more subsidiaries company. A group means parent and all its subsidiary, मतलब प्लस करना है, फैमिली ऐड करना है, बस और कुछ नहीं। The main purpose of the preparation of consolidated financial statement is to reflect the true and fair view of the profit or loss of the holding company group and to get first hand information, बराबर, एक ही हाथ में, on the company's financial position। एक ही बैलेंस शीट देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई ये ग्रुप में कितना दम है। होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडरी कंपनी कौन है? तो होल्डिंग कंपनी दिया है सेक्शन 2 सबसे क्लॉज 46 में, सब सेक्शन 46 में, और यहाँ पे 287 में। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, अदर कंपनी मतलब टेम्पररी एस लिमिटेड मान के चलो, और होल्डिंग कंपनी मतलब एच कंपनी मान के चलो, एस लिमिटेड, लिमिटेड नहीं लगता, एस कंपनी बोलता हूं चलो मैं। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, राइट। होल्डिंग कंपनी वो है जो बाकी सब उनकी सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी कौन है फिर? सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडियरी, मतलब कई बार सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे या कई बार सब्सिडियरी बोलेंगे, तो भी आपको सब्सिडरी कंपनी ही समझने का। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल और एक्सरसाइज, बराबर ना, मतलब कंट्रोल और कंट्रोल याद रखो। तो कंट्रोल 1 कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट ना,
और एक्सरसाइज या कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ मतलब हाफ, वन हाफ मतलब 1/2 जिसको आप बोलते हैं 50%। तो मोर देन वन हाफ मतलब मोर देन 50%। याद रखना, वन हाफ का मतलब होता है 1/2, वन हाफ का मतलब 1.5 नहीं, 1.5 को 1.5 बोलते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। मैं तो टेस्ट लेता हूं इसके ऊपर भी, आधा क्लास रॉन्ग निकलता है, अभी तो सब होशियारी करेंगे आता है करके। वन हाफ, तो कई बच्चे ना वन हाफ का मतलब ये समझते हैं, इसको बोलते हैं वन एंड हाफ, समझे क्या, इसको वन एंड हाफ, ये डेढ़, और इसको बोलते हैं वन हाफ। जैसे मैं बोलूं वन थर्ड, तो आप क्या बोलोगे, 1/3। फिर इसको आप क्या बोलोगे, 1/4, बराबर। फिर बोलोगे 1/5, 1/6, 1/7, तो ये वन हाफ, हाफ मतलब डिवाइड बाई टू, हाफ मतलब डिवाइड बाई टू। तो 8 का हाफ, तो आप बोलोगे 4 आएगा, वो नहीं चाहिए मेरे को, 8 हाफ मतलब ये 8 का हाफ हुआ, राइट। तो हाफ मतलब 1/2, राइट, 1/2। तो वन हाफ मतलब ये समझना है 50%, याद रखना ये। हाँ, तो सब्सिडरी कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी मतलब इंडस्ट्री मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द composition of board of director or holding company exercise or holding company controls more than half मतलब more than 50% of the total share capital either at its own, either खुद or together with वन और मोर इट्स सब्सिडरी कंपनी। मतलब वो एग्जांपल दिया ना ABCD वाला, वो एग्जांपल है। आइदर वो 50% से ज्यादा खुद अकेला होल्ड कर रहा है, या उसके साथ उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उन सबको मिला के होल्ड कर रहा है, बात एक ही है। नेक्स्ट, अब एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बारे में। एक्सप्लेनेशन में पहले बी पढ़ता हूं, बी पढ़ता हूं एक्सप्लेनेशन। कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी डीम टू बी कंट्रोल। सर पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी का कंट्रोल, देखो इक्विटी शेयर्स अगर मेरे पास है ना, इक्विटी शेयर्स अगर मेरे पास है वो तो अपन काउंट कर सकते हैं कि भाई टोटल शेयर बी के एक एस कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, उसमें से कितने परसेंटेज शेयर तेरे पास है, वो तो अपन काउंट कर सकते हैं बिकॉज उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए। बट ये लोग मेरी बात कहते हैं, वो पता कैसे चलेगा, बराबर। मतलब ए कंपनी बी को बोलती है वैसा ही काम होता है, वो पता कैसे चलेगा, वो तो पता नहीं चलेगा ना। तो कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी डीम टू बी कंट्रोल, डीम टू बी मान लिया जाएगा, बाय द अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर at its discretion can appoint or remove all or majority of the director। मतलब अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एट इट्स डिस्क्रिएशन, इसके मर्जी के हिसाब से सारे के सारे या मेजोरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट करवा सकती है या रिमूव करवा सकती है, अगर ऐसा पावर इसके पास है तो ये कंपनी उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी मान लिया जाएगा। बट प्रैक्टिकली ये प्रूफ करना डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब ज्यादातर केस में 50% के ज्यादा के शेयर्स वाला रूल ही अप्लाई किया जाता है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ये डेफिनेशन आता है, कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं, पर सम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सम देखने जाएंगे तो आपको ऑलवेज शेयर्स कैपिटल का क्राइटेरिया ध्यान में रखने का। एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर ए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द कंपनी शेल बी डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी, कंपनी को कंपलसरी सब्सिडरी मान लिया जाएगा of the holding company even if control referred in clause 1 or 2, ये वाला clause is of another company of the holding company, बराबर ना। मतलब a company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control referred in one or two of the other company of the holding company। मतलब क्या है ये,
अगर ए कंपनी बी को कंट्रोल करता है, बी कंपनी सी को कंट्रोल करता है, तो मान लिया जाएगा कि ए कंपनी सी को भी कंट्रोल करता है। बराबर, मतलब कंट्रोल सी को जो कंट्रोल करना है वो आइदर खुद करे या किसी सब्सिडरी के थ्रू करे, बात एक ही है। जो एबीसीडी वाला हमने एग्जांपल लिया था ना, वो इसके अंदर फिट बैठता है। नेक्स्ट कुछ केसेस देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू काम आते हैं। पहले तो मैं भी पढ़ता हूँ, इन्होंने बकवास की है, मैं मॉड्यूल में से कॉपी कर दिया है क्योंकि इनका भरोसा नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो मॉड्यूल में से ही पूछेंगे। ये 2 पॉइंट पहले ध्यान पे पढ़ो। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। हकीकत में वो दोनों अलग अलग एंटिटी है एंड आर टू बी ट्रीटेड एज सच, उसको अलग अलग ही मान लिया जाएगा। दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वन सिंगल यूनिट फॉर ऑल पर्पस। कानूनी पर्पस के लिए अगर ए लिमिटेड ने लोन लिया है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल रिलायंस वाला, अगर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया है तो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ही वो लोन पे करेगा। वो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पैसे नहीं मांग सकते अनलेस गारंटी लिया हो। अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी भी इंसॉल्वेंट होती है। बराबर ना, इसके वर्कर अलग है, इसके वर्कर अलग है। बराबर है। आप बोलते रहे कि भाई मैं रिलायंस ग्रुप में, आपका कोई दोस्त काम करता है, फ्रेंड रिलेटिव कोई, वो रिलायंस ग्रुप में काम करता है, पर हो सकता है वो रिलायंस पेट्रोल वाली कंपनी में हो, जियो वाली कंपनी में हो, रिटेल वाली कंपनी में हो। अगर वो रिटेल वाली कंपनी में है तो वो रिटेल वाली कंपनी का एम्प्लॉय है, जियो वाली कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, दोनों अलग अलग केस है ना, दोनों अलग अलग केस है, राइट ना। तो भाई जो भी कानूनी दोनों झगड़ा अलग है, ये तो सिर्फ एस 21 की वजह से एक है ऐसा मान लिया जाता है, सच में एक नहीं है। पॉइंट नंबर 6, होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। याद रखना, ये दोनों वर्ड ही याद रखना। अब इसी चीज को इन लोग ने ए टू जेड अप्लाई किया है, अलग अलग केस लॉस निकले, कोर्ट में केस हुए, उसका जजमेंट। A holding company is not liable for provident dues of subsidiary company। मतलब क्या हुआ रहेगा ऐसा केस में कि सब्सिडरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय का प्रोविडेंट ड्यूज अटका हुआ रहेगा, तो उस एम्प्लॉय ने सब्सिडरी कंपनी में जो उसका प्रोविडेंट फंड अटका हुआ है वो पैसे मांगने वो होल्डिंग के पास पहुंच गया, तो होल्डिंग कंपनी बोलती है मैं थोड़ी जानूंगा, बोलते नहीं वो तो तेरी सब्सिडरी कंपनी है, तो है तो मांग उससे पास है, वो बच्चा अलग है, वो इंडिपेंडेंट बच्चा है, उसके पास जाके पैसा मांग, मेरे पास जाके क्यों मांग रहा है। कोर्ट में केस चला होगा और वो वर्कर केस हार गया होगा, उनको बोल दिया गया कानूनी तौर पे दोनों अलग अलग हैं। सेम पॉइंट नंबर 2, वर्कमैन ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर नॉट वर्कमैन ऑफ होल्डिंग कंपनी। सेम रूल, it is held that holding company is not liable for wages of its subsidiary company which was under winding up। मतलब वाइंडिंग अप, अभी वाइंडिंग अप का चैप्टर आपके सिलेबस में, इसलिए ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालते अपन। आप ये मान के चलो कि सब्सिडरी कंपनी के जो भी लीगल ड्यूज है वर्कर की तरफ, टैक्स की तरफ, क्रेडिटर की तरफ, लेंडर की तरफ, वो सब उसके पर्सनल है, राइट। होल्डिंग को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है अनलेस होल्डिंग ने सामने से बोला हो कि मैं गारंटर है करके, तो लीगल हो गया ना। मैं गारंटर से बोला है तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए रहेंगे, तो लीगल एक्शन ले सकता है। अदरवाइज इमोशनल होके और यार इसको बोलना भाई तेरा सब्सिडी कंपनी मेरा पैसा बाकी है, होल्डिंग कंपनी बोलना इसको, ऐसा नहीं बोल सकते। पॉइंट नंबर 4, a holding company cannot be penalized for violation of foreign exchange provisions of subsidiary company। मैं बोल रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज क्यों, लॉ के कोई भी रूल अगर सब्सिडरी कंपनी तोड़ती है तो आप उसको पनिश करो, होल्डिंग को पनिश नहीं कर सकते। मुद्दे की बात यह है, ऊपर तो अलग अलग डिस्प्यूट दिया है, 5 नंबर 6 नंबर आपको याद रखना है। आपको यह मान के रखने का कानूनी तौर पे दोनों कंपनी अलग अलग है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को हम कंसोलिडेशन सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के पर्पस से कर रहे हैं, हम सारी कंपनी को मर्ज नहीं कर रहे, वो लोग वैसे ही काम करती रहेगी जैसे अब तक कर रहे थे, राइट। शेयर होल्डिंग इन ईच अदर कंपनी, मतलब क्या दो लोग एक दूसरे कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। देखो भाई, जो होल्डिंग कंपनी है ना,
होल्डिंग कंपनी इसके शेयर्स खरीद सकती है, समझे क्या? होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब शेयर्स खरीद सकती है, बट सब्सिडियरी कंपनी इसके शेयर्स नहीं खरीद सकती। बराबर है? मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड, रिलायंस जियो लिमिटेड वगैरह वगैरह के शेयर्स है, बट इन बच्चा पार्टी के पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है। मतलब तुझे तेरा ही प्रॉफिट मिलेगा भाई, तुझे तेरा ही प्रॉफिट मिलेगा और इनको सबका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब होल्डिंग कंपनी कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तभी तो 50 से ज्यादा आएगा, बट सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। Point number one, a holding company can and does hold shares of subsidiary company. A subsidiary company cannot hold shares in its holding company. Share allotment made by holding company to its subsidiary company is void. आपको पता है void, voidable वाला, right? This restriction, अभी exception आएगा. This restriction applies if exception यहाँ पे sorry. This restriction applies even if shares are held by nominee of subsidiary company and not by the subsidiary company itself. मतलब नॉमिनी भी होल्ड नहीं कर सकता सब्सिडरी कंपनी का। ऐसा नहीं बोल सकता ए भाई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी, देख भाई मैं ना तेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं बट नाम मेरा नहीं रहेगा, नाम किसी और का रहेगा, तो भाई ये बोलता है ऐसा भी नहीं चलेगा। एक्सेप्शन, however there are certain except cases where subsidiary company can be a member of holding company। member बन सकता है मतलब वो उसका holding company कर सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है। केस ए, when subsidiary company is a legal representative of deceased member of holding company। मतलब होल्डिंग कंपनी का एक मेंबर था, शेयर होल्डर था, वो बेचारा मर गया है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई बना, तो वो कौन बना? ये सब्सिडरी कंपनी बना। तो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं डिसीज पार्टनर को रिप्रेजेंट करने के लिए होल्डिंग कंपनी का मेंबर बन सकता हूं। व्हेन सब्सिडरी इज कंसर्न इन शेयर्स एज अ ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी बन सकता हूं। इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बिफोर, राइट? हमने बोला ना कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर नहीं कर सकती, बट पहले से मेरे पास होगा तो मैं बचपन में टेक ओवर वाला वो एबीसी वाला एग्जांपल लिया मैंने। रिलायंस कंपनी ने एबीसी कंपनी के शेयर धीरे धीरे खरीदना चालू किया, बट हो सकता है एबीसी कंपनी ने रिलायंस की कुछ 2% शेयर 1% शेयर खरीद के रखे हो, तो वो रख सकता है। इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बिफोर द कंपनी बिकेम सब्सिडरी कैन कंटिन्यू, बट इन दैट केस उसके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होगा। मतलब ये पहले से सब्सिडरी कंपनी नहीं था, मैं हम दोनों तो अलग अलग थे, मुझे क्या पता कि फ्यूचर में ये मुझे टेक ओवर कर लेगा, राइट? मैंने उस कंपनी के अंदर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके रखा था, मैंने सोचा कि वो कंपनी बड़ी बनेगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, बराबर ना? तो अब मेरे पास वो 2% शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, अब जाके मैं सब्सिडरी बन गया तो क्या करूं, मैं बेच दूं क्या जबरदस्ती? नहीं, तो आप कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, पर याद रखना उस होल्डिंग कंपनी की जब एजीएम होगी तो एज अ शेड्यूल्ड आपके सारे अधिकार सेम रहेंगे, बट आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, राइट? वरना होल्डिंग कंपनी उसका मिसयूज करेगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी, राइट? होल्डिंग कंपनी ऑल्सो नोन एज, सॉरी नॉट नॉट एसोसिएट, सेम नहीं है। एसोसिएट मतलब आप ये समझ लो टेम्पररी सिस्टर कंसर्न, राइट? आप ये समझ लो सिस्टर सिस्टर कंसर्न मतलब फेलो कंपनी समझ लो, आप क्या समझ लो? फेलो कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी किसको बोलेंगे? कि जैसे हमने बात की कि रिलायंस लिमिटेड ने, हमने कहां पे बात की? वो एबीसी वाला बात किया ना मैंने, एबीसी वाला किधर था? एबीसी वाला, हाँ ये एडोप वाला। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं, कितने? मोर देन 20%, तो इन दैट केस एबीसी लिमिटेड रिलायंस कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, सब्सिडरी नहीं है, तो सब्सिडरी के लिए कितना चाहिए? 50 से ज्यादा चाहिए, बराबर ना? पर रिलायंस कंपनी ने एबीसी से 20 से ज्यादा करके रखा हुआ है, मतलब 20% वोटिंग पावर रिलायंस के पास है एबीसी का। इसका मतलब एबीसी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएट कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर सबने सुना रहेगा नाम, राइट? टेम्पररी पर्पस के लिए एक नई कॉर्पोरेट खोल देते हैं जब दो लोग ज्यादा पार्टनर बन जाते हैं उसमें टेम्पररी नेचर के लिए, एसोसिएट कंपनी।
associate company in relation to another company means a company in which, मतलब ABC Limited example, in which another company, example RIL Limited, has a significant influence. अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मतलब क्या, हम बोलते हैं इसका बहुत इसके इन्फ्लुएंस है. इन्फ्लुएंस मतलब ये उसका कहना मानता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर है, राइट, उसका प्रभाव उसके ऊपर है, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है, मतलब ये वही करेगा जो वो बोलेगा, पर वो प्रभाव सिग्निफिकेंस होना चाहिए. अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मतलब बताते हैं, बराबर ना, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मतलब बताते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 वापस, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट which is not which is not a subsidiary company of the company having such influence. ओए मतलब रिलायंस कंपनी के पास एबीसी का 20% से ज्यादा शेयर है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये वही करेगा जो ये माने बोलेगा, बट रिलायंस कंपनी के पास उसके मेजोरिटी शेयर्स नहीं है, मोर देन 50% नहीं है, वो उसका सब्सिडरी नहीं है. वापिस एसोसिएट कंपनी, अब ये बीच वाला इन वाला पढ़ लो. एसोसिएट कंपनी मींस, राइट, टेम्पररी इस वर्ड को इग्नोर करो. एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी. significant influence has been clarified, क्लासिफाई किया भाई. सिग्निफिकेंस मतलब क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैज बीन क्लैरिफाइड एज कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट मतलब 20% या उससे ज्यादा ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और अ बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट. मतलब बिजनेस के डिसीजन लेने का अधिकार उसके पास है, या 20% या उससे ज्यादा अधिकार उसके पास है. जॉइंट वेंचर में भी सेम आएगा. जॉइंट वेंचर में शेयर कैपिटल नहीं आता, सिर्फ बिजनेस का कंट्रोल आता है. इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर इट इज ऑलवेज, इट मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट. इन्फ्लुएंसिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज यूज बट नॉट नेसेसरी बाय कंट्रोल ओवर शेयर कैपिटल. जॉइंट वेंचर के केस में बिजनेस कंट्रोल हो सकता है, बट शेयर कैपिटल कंट्रोल हो जरूरी नहीं है. अब ये है ना जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट है, एस 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. अब एस 18 करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो ये बोलता है कि आपका रिलेटेड पार्टी कौन है, मतलब ऐसा कौन सी कंपनी है जो आपके रिश्तेदार है. समझे क्या, रिश्तेदार मतलब आप कहीं ना कहीं उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन कौन है. तो वो उसके अंदर जो लिखा है ना, वही आपको यहाँ पे एसोसिएट में लिख के दिया है. याद क्या रखना है सर, एसोसिएट कंपनी मतलब वो है, आप परसेंटेज याद रखो, एसोसिएट कंपनी वो है जिसमें आपका 20% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट है. जॉइंट वेंचर में भी सेम पकड़ लो आप, राइट. अब टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे और फुल स्टॉप करेंगे. सर होल्डिंग कंपनी दो टाइप की है, एक बोलते हैं होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी और दूसरा पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी. एक होल्ली ओन और दूसरा पार्टली ओन. होल्ली ओन मतलब आपके पास 100% शेयर उसके पास है. अ कंपनी इन विच ऑल द शेयर्स with voting rights are owned by the holding company, it is said to be wholly owned subsidiary company. मतलब जैसे एग्जांपल है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के 100% शेयर है, मतलब रिलायंस कंपनी ने 100% शेयर इसके खरीदे हैं, तो ये बन जाता है होल्ली ओन. बट एग्जांपल रिलायंस कंपनी के पास रिलायंस जियो लिमिटेड के सिर्फ 60% शेयर है, मतलब मोर देन 50, 60 नहीं लिखता, मोर देन 50 ही लिखता हूँ. मोर देन 50% शेयर है बट 100 नहीं है, 100 से लेस है. मोर देन 50 बट 100 से लेस है, तो वो उसका पार्टली ओन. बिकॉज बाकी के शेयर, समझो इसके पास 60 शेयर है तो 40% शेयर किसी और के पास है ना, तो वो पार्टली ओन हुआ. अ कंपनी इन विच मेजोरिटी मतलब मोर देन 50 तो चाहिए ही चाहिए of the shares with the voting rights are owned by holding company, it is said to be partly owned.
राइट। तो होल्डी ओन मतलब 100% कंट्रोल हमारे पास है, पार्टली ओन मतलब 50 से तो ज्यादा ही, वरना सब्सिडी बनता कैसे, पर 100 से कम है। क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादातर क्वेश्चन पार्टली ओन के आएंगे, तो ही आप कुछ मिस्टेक कर पाओगे, अदरवाइज तो बहुत इजी हो जाएगा। राइट। तो हम यहां तक डिस्कशन कंप्लीट रखते हैं। उसके बाद यस, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा लेक्चर हमने थियरी बेस किया, ये पूरा लेक्चर हमने थियरी बेस किया है, बराबर ना। तो वो सेक्शन में अभी फिनिश करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर से इसके रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो मैं करूंगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर बैठने के पहले प्लीज इसको रिवाइज कर लेना एक बार। नेक्स्ट लेक्चर से कैलकुलेशन करेंगे। बाय एवरीवन।